हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो हम कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसका जो सोशल साइंस है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो कि है विविधता एवं भेदभाव। चैप्टर नंबर 1 हम पहले पढ़ चुके थे। तो इस सीरीज में हम अपने चैनल पे सारे जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के कक्षा 6 के जो सोशल साइंस है उसके एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके आने वाले जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस चैनल पे सारे एनसीईआरटी के सारे चैप्टर 1 बाय 1 कंप्लीट कराए जाएंगे 6 to 12 तक। देखिए बच्चों, पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। पिछले चैप्टर में आपने किसके बारे में पढ़ा बच्चों? विविधता के बारे में पढ़ा। ठीक है, भारत में विविधता है। ठीक है, भारत में बहुत सारी चीज़ों में विविधता है, रहन सहन में, खान पीन में, तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के धर्म रहते हैं। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। सबकी संस्कृति अलग है, तो ये सब क्या कहलाएगी बच्चों? विविधता कहलाएगी। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं लोग, उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता, या फिर हो सकता है उन्हें कई चीज़ों में शामिल नहीं किया जा सकता, किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो बच्चों में क्या होता है? दुख होता है। अगर कोई हमें हमारे साथ अपने गतिविधियों में शामिल ना करे, अपने समूह में शामिल ना करे, तो हमें क्या होगा? दुख होगा। क्यों होता है दुख बच्चों? क्योंकि उस समय क्या करते हैं लोग? हमारे साथ भेदभाव कर रहे होते हैं। ठीक, चाहे वो किसी भी कारण से हो, अगर कोई हमारे साथ भेदभाव करता है, ठीक, तो हमें असमानता का व्यवहार होता है हमारे साथ, तो हमें क्या होता है? दुख होता है। और उससे दुख के साथ साथ हमें क्या होता है? गुस्सा भी आता है, और हम कैसा महसूस करते हैं? असहाय महसूस करते हैं, हमें असहाय जैसी फीलिंग आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इस पाठ में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, और ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं, ये सब हम अब इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हम अपना चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी हम भाषा बोलते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। ठीक, ये बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं और कैसे हैं। ठीक, हमारे सबकी बोलने की भाषाएं अलग हो सकती हैं, रहन सहन अलग हो सकता है, खान पीन अलग हो सकता है, उत्सव अलग हो सकते हैं, हमारा धर्म अलग हो सकता है, बहुत सी चीज़ें अलग हो सकती हैं। इन सब पर क्या है कि हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। ये सब चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं? हमारी भाषा अलग क्यों है, हमारा रहन सहन अलग क्यों है, खान पीन अलग क्यों है, उत्सव क्यों अलग है? क्योंकि ये क्या है कि डिपेंड करती है कि जहाँ हम रह रहे हैं उसका भौगोलिक स्थिति कैसी है, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसका भौगोलिक स्थिति कैसी रही है और उसका इतिहास कैसा रहा है। इन दोनों चीजों पर डिपेंड करती है हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो आप यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। तो आप इन बिंदुओं को ही देखें कि हमारे भारत देश में कितने लोग हैं जो कि कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पहनते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं, सबके उत्सव अलग अलग होते हैं, सबके त्योहार अलग अलग होते हैं, भाषा, धर्म, रहन सहन, खान पीन, ये सब क्या अलग अलग है। भारत में अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग इतिहास है, अलग अलग भूगोल है, तो उसकी वजह से वहाँ का जो ये सब चीजें जो हैं वो अलग होती हैं। तो इसीलिए भारत को बोलते हैं विविधताओं वाला देश। इसलिए भारत को क्या बोला था? विविधता में एकता। यानी कि विविधता होते हुए भी हम सब एक हैं। संसार में अगर देखोगे बच्चों तो 8 मुख्य धर्म है। संसार में अगर आप देखोगे तो 8 जो है वो मेन धर्म माने गए हैं। ठीक है, मेन धर्म है, मुख्य धर्म 8 है। और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। अगर भारत की बात करें तो हमारे भारत देश में 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे भारत में अगर आप देखोगे बच्चों 1600 से ज्यादा भाषा बोली जाती हैं। आपको लगती होगी हम 2-4 भाषाओं के नाम सुनेंगे, लेकिन नहीं बच्चों, भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषा है। ठीक है, यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, यानी नृत्यों के जो नाच गाने हैं उनके टाइप कितने हैं बच्चों? 100 से ज्यादा हैं। ठीक है, यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं होती। तो ये सब क्या है? विविधता ही तो है बच्चों। ये क्या है? सारा सब चीजें विविधता है। लेकिन ये विविधता जो है हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह देखते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, उनके साथ तो हम जल्दी से यारी दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, उनके साथ हम जल्दी घुल मिल जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो हमसे थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन उनके साथ क्या करते हैं? हमें लगता है कि यार ये तो थोड़े से अजीब हैं, अपरिचित हैं, जिनको हम जानते नहीं है, तो उनसे हम घुलने मिलने में, यारी दोस्ती करने में थोड़ा वक्त लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं या हमें वो बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं, कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं।
लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपनों से जो अलग दिखते हैं उनके बारे में क्या एक राय बना लेते हैं, पहले से एक खास राय बना लेते हैं, यार वो ऐसा दिख रहा था, वो तो गंदा ही होगा, वो अच्छा नहीं होगा, वो ऐसे करता है वो। तो ये क्या होता है बच्चों, हम प्रीजुडाइज माइंड जो होता है, हम पहले से ही क्या है जज कर लेते हैं लोगों को, अपने माइंड में क्या है पहले से दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं। ठीक है, तो ये राय बनाना सही नहीं है, आपको किसी के बारे में पहले से राय नहीं बनानी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये राय बनती क्यों है ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। देखो, एक चीज होती है पूर्वाग्रह, आप इसको समझो, जो हम पहले से किसी के बारे में जो राय बना लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह बोलते हैं। ठीक है, पूर्वाग्रह, पूर्व आग्रह, यानी पहले से किसी के बारे में राय बना लेना। और ये जो हम हमेशा राय बनाते हैं, हमेशा आपने देखा होगा नकारात्मक राय बनाते हैं, हम कभी किसी के बारे में अच्छी राय कभी ज्यादातर नहीं बनाते, ज्यादातर ऐसा देखा गया कि नकारात्मक राय जो होती है वो ज्यादा बनाते हैं हम, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके साथ नहीं खेलेंगे, वो ऐसा दिखता था, वो मतलब आप बिना जाने बिना सोचे समझे किसी के बारे में अगर पहले से राय बना लें, किसी ग्रुप के बारे में, किसी समूह के बारे में, तो उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, पूर्वाग्रह बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसमें देखिए, उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। तो ये कुछ कथन दिए हुए नीचे, हम इनको डिस्कस करेंगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं, तो इन जब कथनों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपके भी दिमाग में शहरी और ग्रामीण लोगों को लेकर कुछ पूर्वाग्रह हैं कि नहीं, या दूसरों के लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं, लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं, मतलब ये पूर्वाग्रह होते क्यों, ये राय लोग बनाते क्यों है। जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाओ। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, और इस जो हम ये किसी के बारे में जो राय बनाते हैं, पूर्वाग्रह बनाते हैं, ये लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, ये हमें जानना है। देखो बच्चों, जैसे ग्रामीण लोगों के बारे में कुछ कथन लिखे हुए हैं, अब ये ग्रामीण लोगों के बारे में है, आप ग्रामीण लोगों के बारे में आप इमेजिन करिए, और ये कुछ कथन लिखे हुए हैं, इनके बारे में आपको ये टिक लगाना है कि सही है गलत है। तो बताइए, आधे से ज्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, आपको क्या लगता है, आधे से ज्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, सही है गलत है। तो भारतीय, हाँ आप कह सकते हो कि बहुत सारे भारतीय गांव में रहते हैं, तो आप हाँ टिक लगा सकते हो कि हाँ ठीक है, बहुत सारे अभी भी जनता जो है हमारे देश की वो गांव में निवास करती है। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। क्या लगता है आपको कि गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं करते। आप तो ये सोचोगे कि नहीं करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि ग्रामीण लोग नहीं करते, लेकिन नहीं बच्चों, आजकल भी आप गांव में देखोगे बहुत सारी जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो, मोबाइल फोन गांव में है, इंटरनेट लोग यूज करने लगे हैं, कंप्यूटर लोग सीखने लगे हैं, खेती में नई नई चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं, नई नई खाद बीज का उपयोग करने लगे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सिंचाई के साधनों का उपयोग करने लगे हैं। ट्यूबवेल जो है वो भी सोलर सेल के आगे, सोलर वाले जो ट्यूबवेल होते हैं वो भी यूज करने लगे हैं। तो एक तरह से ये हम कह नहीं सकते कि गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, करते हैं। तो इसमें अगर आप लगाते हो कि यस, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक तरह से पूर्वाग्रह है, जबकि इसमें मुझे तो नहीं लगता कि लोग नहीं पसंद करते हैं। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, हाँ ये बात सही है बच्चों, करते हैं। ग्रामीण लोग तो करते ही हैं फसल की बुवाई और कटाई के समय। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है कि ग्रामीण लोगों को अगर अपने गाँव में जो है रोजगार के साधन नहीं मिल पाते तो वो शहरों की ओर पलायन करते हैं, स्थानांतरण करते ही हैं। शहरी लोग, अब शहरी लोगों के बारे में कुछ कथन है बच्चों। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है और यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। क्या लगता है आपको, ये सही है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, शहरी जीवन भी इतना आसान नहीं होता। आप भी देखोगे शहर में भी लाइफ अभी इतनी आसान नहीं रही है, वहाँ पे भी आपको रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो शहर से आया, ये तो बहुत बिगड़ा हुआ है, ये तो आलसी है। नहीं बच्चों, शहर के लोग बिगड़े हुए नहीं होते, वहाँ का रहन सहन उस तरह का है, वहाँ पे आलसी नहीं होते। शहर में भी लोग मेहनत करते हैं, हर तरह के लोग हर जगह मिलेंगे। अब ऐसे तो गाँव में भी आलसी मिल जाएंगे आपको, तो ये कहना गलत है कि शहरी लोग आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। क्या लगता है आपको, शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, जितना समय निकल पाता है शहर में भी लोग अपने रोजी रोटी कमाने के बाद में या फिर अपने काम से लौटने के बाद में अपना बचा कुछ समय शहर परिवार के साथ ही बिताते हैं। तो अगर इसमें आप टिक लगाते हो करेक्ट वाला, तो ये आपका पूर्वाग्रह है, जबकि हमें नहीं लगता कि ऐसा है। तो इसमें भी क्रॉस का निशान लगा सकते हो। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ऐसी बात नहीं बच्चों, शहरी लोग भी पैसे की चिंता, केवल पैसे की चिंता नहीं करते, वो भी परिवार की चिंता करते हैं, अपने घर वालों की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं। तो वो डिपेंड करता है। देखो, हर जगह ऐसे तो पैसे वाले, जो पैसे की चिंता करने वाले लोग गाँव में भी मिल जाएंगे, तो इसका भी करेक्ट लगाना सही नहीं है, मुझे नहीं लगता। इसमें भी क्या है कि कह सकते हो आप कि ऐसी बात नहीं है, शहर में भी
लोग परिवारों की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, गाँव लोगों की चिंता करते हैं। और ऐसे तो गाँव में भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की चिंता नहीं करते, पैसों की चिंता करते हैं। तो ऐसे कहना किसी के बारे में भी, ये क्या, अगर हम ऐसा करके मान लो टिक लगा दें, सही कर दें इसको, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह कहलाएगा। हमने वहाँ के जीवन को जाने बिना अपने दिमाग में कोई इमेज बना रखी है, एक राय बना रखी है, वही तो पूर्वाग्रह है, उसी को तो हमें हटाना है। शहरों में रहना बड़ा महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। कह सकते हैं कि हाँ, ये कई हद तक ठीक है, कुछ कुछ शहरों में रहना महंगा होता है। जैसे मुंबई जैसे शहर की बात करोगे तो बच्चों यहाँ पे रहना बहुत महंगा है। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ पे आप, कुछ एरियाज में जहाँ पे आपको सस्ते में भी रह सकते हो, आने जाने में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है, सरकारी यातायात का सहायता ले सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो, किस शहर में रह रहे हो और आप किस एरिया में रह रहे हो, ये इस पर डिपेंड करता है। अब देखो बच्चों, तो आपको जो जवाब है वो आपके लॉजिकल होने चाहिए। आपका ये नहीं कि आपने कुछ सोच के बैठे हैं, आपने कुछ सुन रखा है और उसी के हिसाब से आप टिक लगा रहे हो, नहीं, आपको कुछ लॉजिकल होना चाहिए कि हाँ, इसका जवाब ऐसे हो सकता है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, देखो बच्चों ये है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। तो वो किसका रूप ले लेती है? पूर्वाग्रह का। और ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। ज्यादातर आपने देखा होगा जो हम राय बनाते हैं किसी के बारे में, वो नेगेटिव इमेज बनाते हैं, नेगेटिव राय बनाते हैं। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना, ये सब क्या है? पूर्वाग्रह ही तो है कि लोगों को आलसी या कंजूस दिखा रहे हैं आप। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी कभी हम ऐसे सोच लेते हैं, यार ये काम जो मैंने किया है इस तरह से ही अच्छे तरीके से हो सकता है, इसके अलावा अगर कोई और दूसरे तरीके से करेगा तो आपको लगेगा नहीं यार, उसने ये काम अच्छे से नहीं किया। और आप क्या करोगे? दूसरे लोगों को इज्जत नहीं देते, क्योंकि आप ये मानते हो नहीं, हमने जो काम किया है वो अच्छे से किया है। तो ये भी क्या होता है, एक तरह से गलत तरीका है किसी चीज को मतलब करने का या किसी चीज को सोचने का। उदाहरण के लिए जैसे हम सोचें बच्चों कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, तो दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ पे अंग्रेजी को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ पे इंग्लिश को बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश बोलते हैं, हमको इंग्लिश आती है, तो हम लोग अच्छे हैं, हमारी भाषा अच्छी है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं, दूसरी भाषाएं भी महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, उनको इंग्लिश में मीडियम में पढ़ाई नहीं मिल रही है या कुछ भी रीजन हो, तो उस वजह से उनके लिए वो भाषा वो सीखने में उनको कठिनाई हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो समझदार नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या एक पूर्वाग्रह बन जाता है, आप अपने आप को अच्छा मानने लग जाते हो, अपनी भाषा को अच्छा मानने लग जाते हो, अपने रहन सहन को अच्छा मानने लग जाते हो, यही तो पूर्वाग्रह है। तो ये पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए बच्चों। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाते जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो ऐसा बहुत सारी जगह होता है कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, हमें इंग्लिश आती है, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग अच्छे वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो ये इस करके वो ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो हिंदी बोल रहा है, इससे हम दोस्ती नहीं करेंगे, इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों, पूर्वाग्रह हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अगर अपने काम को अच्छा मानोगे, अपनी चीजों को अच्छा मानोगे, तो आप दूसरे लोगों की इज्जत नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उनके बारे में नकारात्मक राय बनाओगे, और वही पूर्वाग्रह हो जाएगा। जब हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास। अगर कोई मान लो किसी और धर्म को मान रहा है, तो हम उनके बारे में पहले से इमेज बना लेते हैं, यार वो धर्म तो ऐसा है, उस धर्म के लोग तो ऐसे ही होते हैं, उस धर्म के लोग ये करते हैं वो करते हैं। तो बच्चों ये क्या पूर्वाग्रही तो हुआ। जैसे चमड़ी का रंग, जैसे हम देखते हैं यार उसकी चमड़ी का रंग ऐसा है। ऐसे बहुत जगह रंग भेद की नीति थी ना बच्चों, कहाँ पे थी? साउथ अफ्रीका में, आपने पढ़ा होगा, मैंने कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है, या फिर आने वाले चैप्टर्स में इसी सब्जेक्ट में पढ़ोगे आप। दक्षिणी अफ्रीका में वहाँ पे पहले रंग भेद की नीति थी, जिसके खिलाफ में बहुत लोगों ने संघर्ष किया। तो वहाँ पे ये था कि ये मान रखा था कि जो गोरे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, अच्छे वर्ग से बिलोंग करते हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए अलग तरह की सुविधाएं थी। और जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, जो अश्वेत लोग थे, जो इंडिया वाले थे या दक्षिण अफ्रीका के जो अश्वेत लोग थे, उनको नीचा माना जाता था। तो यही सब क्या था कि ये बच्चों, इसकी वजह से होता क्या है कि जब हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं तो हम फिर विविधता को नहीं देखते। श्वेत रंग होना, अश्वेत रंग होना एक विविधता है, धार्मिक विश्वास अलग अलग होना एक विविधता है, लेकिन हम फिर वहां विविधता ना देख के हम वहां पे भेदभाव करते हैं। तो भेदभाव किसकी वजह से हो रहा है? पूर्वाग्रह की वजह से हो रहा है। जिस क्षेत्र से वे आते हैं, कौन से क्षेत्र से कोई आ रहा है, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, तो इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं बच्चों? पूर्वाग्रही हो जाते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है और हम उन्हें दुख पहुंचाते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके घर वाले बोलते हैं नहीं, उस मोहल्ले के बच्चों से दोस्ती मत करना, वो अच्छे नहीं है, वो नीचे वाले हैं, वो अच्छे से नहीं, और वो गंदा रहता है, उससे बात मत करना। ये
तो ये क्या है बच्चों, पूर्वाग्रह बन जाता है। तो हमें पूर्वाग्रहों को अपने दिमाग में नहीं पनपने देना, हमें लॉजिकल सोचना है, क्या सही है क्या गलत है। हमें क्यों का आंसर आना चाहिए कि अगर ऐसा है तो क्यों है। लड़के और लड़की में भेदभाव आपने देखा होगा, बहुत जगह लड़का लड़की में भेदभाव होता है। जैसे समाज में देखो आप, लड़के और लड़कियों में भी कई तरह से भेदभाव किए जाते हैं। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप बताइए, एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या है। आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें कि सच्चाई क्या है। देखो लड़का और लड़की में कैसे भेदभाव है। जैसे नीचे दिए गए कुछ कथन है, इनको अपनी तालिका में भरना है, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा करना है। आपको बताना है कि ये कथन किसके लिए सही है, मतलब कैसे जो हमारे समाज में जो इमेज है वो किसके लिए। जैसे ये बहुत ही सुशील है, तो किसके बारे में बोला जाता है ऐसा, ये तो बहुत ही सुशील है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ये है। लड़कियों के बारे में बोल देते हैं, उनका ये लड़कियों के बारे में बोल देंगे तो इसमें अब लड़की लिख देंगे, ठीक है। लड़कियों के बारे में ऐसा बोला जाता है तो बहुत सुशील कन्या है। उसका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, बात करने का तरीका बड़ा अच्छा है, सौम्य, तो ये भी लड़कियों की तरह बारे में बोला जाता है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, ऐसा माना जाता है कि जो शारीरिक रूप से अच्छे हैं, जिनका शारीरिक बलवान होता है वो कौन होते हैं, लड़का होते हैं। तो ये भी, तो ये क्या है, पूर्वाग्रह। वे शरारती हैं, तो जनरली ऐसे बोला जाता है कि लड़के जो होते हैं वो शरारती होते हैं, तो ये भी लड़कों के लिए पूर्वाग्रह हो जाएगा। वे नृत्य करने में और चित्रकारी में निपुण है, तो बच्चे बताओ कौन नृत्य करने में निपुण रहता है, चित्रकारी में। तो आप सोचोगे कि नहीं लड़की रहती है, तो ये लड़कियों के बारे में राय बना रखी है कि लड़की जो होती है वो चित्रकारी अच्छा करती है, डांस अच्छा करती है। वे रोते नहीं, तो कौन नहीं रोते, लड़के। ऐसा मान रखा है ना समाज में कि लड़के तो रोते नहीं है, लड़कियां रोती हैं, ठीक है। वे उद्यमी है, उद्यमी कौन है बच्चों, लड़कों के बारे में बोला जाता है, लड़के तो बहुत उद्यमी होते हैं, लड़की तो बहुत सुशील होती हैं। वे खेल में निपुण है, खेल में किसको निपुण माना जाता है, लड़कों को बोलते हैं, लड़के तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लड़के खेल में निपुण है। खाना पकाने में निपुण है, खाना पकाने के लिए किसको यूज किया जाता है, लड़कियों की, लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़की तो खाना पकाने में निपुण है। भावुक है, मतलब इमोशनल है, कौन, लड़की, थोड़ी थोड़ी बातों पर रो जाती है तो भावुक है, तो लड़कियों के लिए। तो ये क्या बच्चों, पूर्वाग्रह है, ठीक है। हमने ये पूर्वाग्रहों के बारे में लिखा है कि जो हमारे समाज में व्याप्त है, जनरली हम लोगों ने मान रखे हैं कि ऐसा होता है। देखो ये यहाँ पे देख रहे हो, एक लड़की है या लड़का है जो भी है, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये ऐसे सोच रहा है, ये बोल रहा है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में बच्चों आपको एक सहानुभूति दिखानी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, और उनको कभी अपने से नीचा फील नहीं कराना चाहिए। एक तो देखो वो शारीरिक रूप से वैसे ही वो हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ में आपको ये फील कराना चाहिए, नहीं तुम हमसे कम नहीं हो, तुम हमारे बराबर हैं। और ऐसे लोगों ने बहुत बहुत आगे लाइफ में किया भी है, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे आगे समाज में आगे एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं। तो ये इन लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि ये हमसे कम है, इनका हमारे साथ, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए आपको, इनको अपने बराबर मानना चाहिए। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, जैसे व्हील चेयर पर बैठी हुई लड़की है तो लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं, देखो तुम कितनी अलग दिख रही हो हमसे। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। लड़की बोल रही है कि मैं, जो लोग मेरे को घूरते हैं मैं उनसे छिप जाना चाहता हूँ। नहीं, इनको ऐसे आप फील मत कराओ कि हम उनको घूर रहे हैं, हम उनको ये कर रहे हैं कि तुम हमसे अलग हो। नहीं, वो हमारे जैसे हैं। क्या उसका दिमाग सही है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगा रहा है। देखो ये कितनी अच्छी चित्रकारी कर रहा है, तो ये बोल रहा है, मन में सोच रहा है कि लोग सोचते हैं मेरी टांगें डगमगाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है, मेरा दिमाग अच्छा है। तो ये लोग भी क्या है कि बच्चों, इनको भी एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, हमारे समाज में इनको मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, आपको भी हमारे बराबर आने का अधिकार है और आप हमारे बराबर हो, आप हमसे नीचे नहीं हो। उनके साथ क्या मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखो विविधता होने का एक, ये विकलांग है या ये इनका जो भी रीजन हो, ये डिफरेंटली एबल्ड है, तो इनके इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए ठीक है प्रकृति जिम्मेदार है या जो भी रीजन्स रहे हो, लेकिन इनके साथ बच्चों हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, पहले बच्चों इनको विकलांग कहा जाता था, ये शब्द आपने पहले सुना होगा। इस शब्द का प्रयोग बदलकर आज जो इनके लिए खास शब्द प्रयोग किया जाता है वो है खास जरूरत वाले बच्चे, जिनको बोला जाता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ठीक है। तो आज इनके लिए विकलांग शब्द का प्रयोग वैसे नहीं किया जाता है, क्योंकि विकलांग एक अलग शब्द है, इसका प्रयोग नहीं करते। आज इनके लिए क्या प्रयोग करते हैं शब्द, ये याद रखना, खास जरूरत वाले बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। उसके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिखाया गया है, साथ में उनकी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। तो आपने देखा होगा ना, इन्होंने कैसे कैसे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। तो ये अपने से जुड़ी जो बच्चे, इनको जो फील होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने ये इन वाले में इसमें बताया, जैसे यहाँ इसने कहा है। आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? आप अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो बच्चों आपको क्या लगता है, ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए?
नहीं बच्चों, देखो इनके लिए आप अलग से स्कूल बनाओगे तो फिर इनको वही भेदभाव वाली फीलिंग आएगी कि लोग हमारे साथ नहीं पढ़ना चाहते, हमारे साथ नहीं बैठना चाहते। उनको अपने साथ पढ़ने दो, उनको अपने साथ बैठने दो, ठीक। उनको फील कराओ कि आप हमसे अलग नहीं हो, आप हम जैसे ही हो, ठीक। अगर आपके शारीरिक कोई वो है दिक्कत है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, आप हमारे जैसे हो। तो ऐसे बच्चों को अलग से कुछ फील नहीं कराना चाहिए, इनको अच्छा फील कराना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर हम इस कथन को लें वे रोते नहीं, तो आप देखोगे यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। पुरुषों के साथ क्या गुण जोड़ा जाता है कि वो लड़के हैं वो रोते नहीं। अब आप गिर जाओगे, जैसे लड़के जो घर में गिर जाता है कभी और रोने लगता है, तो घर वाले कैसे कहते हैं, अरे तू तो लड़का है, बहादुर लड़का है, तू क्यों रो रहा है, बच्चे रोते नहीं, लड़के रोते नहीं है। तो यही होता है बचपन में, जब लड़के गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, तुम लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। तो जैसे जैसे वो बच्चा, वो उसको बचपन से ये सुनने को मिल रहा है कि लड़के रोते नहीं, लड़के बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं, बहादुर होते हैं, तो लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ऐसे ऐसे बच्चे जब बड़ा होता जाता है तो उसके दिमाग में यही बैठ जाता है कि लड़के रोते नहीं, तो वो आगे जाके भी रोना क्या होता है, वो लड़कों का कम हो जाता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वे विश्वास करने लग जाते हैं कि लड़के रोते नहीं। आप किसी भी चीज को बार बार बोलोगे तो आपका दिमाग बच्चों उस चीज को मान लेता है। ये दिमाग बहुत नाजुक चीज है। आप जो भी चीज बार बार सुनते जाते हो, अभी ऐसे कई घरों में होता है, जैसे बच्चों को क्या बोलते रहते हैं, ये पढ़ने में होशियार नहीं है, इसका भाई तो बड़ा होशियार है, इसलिए पढ़ने में होशियार नहीं है, ये तो कमार है, इसको पढ़ना नहीं आता, और इसका भाई देखो कितने अच्छे नंबर आता है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि जो बच्चा जो ये सुनता रहता है ना, उसके दिमाग में ये बैठता जाता है कि मैं गंवार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गंवार हूँ, मैं पढ़ने में होशियार नहीं है। तो वो क्या होगा कि अगर वो कोशिश भी करेगा ना तो भी नहीं कर पाएगा। तो बच्चों को कभी ये नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, किसी को किसी से कंपेयर मत कीजिए। हर बंदे की, हर बच्चे की अलग अलग काबिलियत हो सकती है। हो सकता है किसी को साइंस अच्छी लगती हो, किसी को आर्ट अच्छी लगती हो सकता है किसी को मैथ अच्छी लगती हो, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती हो, वो अपनी अपनी खूबी। आप ये नहीं कह सकते कि इसको मैथ नहीं आती तो ये गंवार है, इसको हिंदी नहीं आती तो ये होशियार है। तो बच्चों ये कहने का तरीका, ये कंपेयर करने का तरीका एक भेदभाव है, इसको नहीं करना है हमें। तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग काबिलियत होती है, ठीक है। जैसे लड़कों की अलग काबिलियत है, लड़कियों की अलग काबिलियत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कों वाला काम लड़की नहीं कर सकती है, लड़कियों वाला काम लड़का नहीं कर सकते, सभी बराबर है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को क्या करता है बच्चों, रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना जो है कमजोरी की निशानी है। उनके दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि रोना जो है वो कमजोरी की निशानी है। बच्चों रोना क्या लगता है आपको, कमजोरी की निशानी? जो कमजोर होते हैं वो रोते हैं? ऐसा नहीं है बच्चों, बड़े बड़े बहादुर भी रोते हैं। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। आपको भी पता होगा कि कब हमें रोना आता है, जब गुस्सा आता है या फिर दर्द होता है। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को क्या कर लेता है, रोक लेता है। तो जैसे जैसे बच्चे लड़के बड़े होते जाते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम रोएंगे तो दूसरे लोग हमारा क्या करेंगे बच्चों, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए फिर वो बच्चे लड़के जो हैं वो आगे चल के रोते नहीं है। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव के हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। ये गुण मैंने बताया था ना आपको, लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से होते हैं या भी ऐसा व्यवहार समाज से सीखते हैं? बच्चों एक्चुअली क्या है कि जब लड़का हो या लड़की हो, जब जन्म लेता है तब वो दोनों समान होते हैं। बच्चा जो होता है, वो बेबी जो होता है, वो तो एक समान होता है। लेकिन उनके साथ हम व्यवहार इस तरह से करते हैं, उनके दिमाग को हम इस तरह से ट्रेन करते हैं कि उनको ये समझ में आने लग जाता है कि लड़कियां मृदुल होती हैं, लड़कियां कोमल होती हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के उद्यमी होते हैं। तो इसी तरह से फिर वो समाज से ये सब चीजें सुन सुन के फिर वो वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती हैं, शरारती होती हैं? तो आपको क्या लगता है कि जो लड़कियां मृदु स्वभाव की नहीं होती, शरारती होती हैं, क्या वो लड़कियां नहीं होती? ऐसी बात नहीं है बच्चों, बस क्या है कि वो अलग वातावरण में पलती हैं। अब वो ये सब चीजें नहीं सुनती तो उन पर इन चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ता। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं। तो हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। जब भी हम देखते हैं कि आप कोई लड़की जैसे मान लो ऊधम कर रही है, तो ये लड़की है कि ऊधम कर रही है, ये है वो, तो क्योंकि हमारे दिमाग में वही बैठा हुआ है कि लड़कियां तो नॉर्मल भावुक होती हैं, लड़कियां तो सुशील होती हैं, लड़कियां तो ऊधम नहीं करती। तो हम क्या फिर उनको अलग तरीके से हमने जो सुन रखा है, हम उसी तरीके से क्या उनको देखना चाहते हैं। और जब हम उस तरह से नहीं देखते तब हम बोलते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है। देखो बच्चों, पूर्वाग्रह जो है आपके दिमाग में, जो पूर्वाग्रह है, जो नकारात्मक इमेज है, उसके हिसाब से आप किसी को जज मत करो। आप ये देखो कि क्या सही है, क्या गलत है और क्यों है। अगर ऐसा है तो क्यों है। अभी आप बच्चे हो, आपको क्यों का जवाब आना चाहिए कि ये क्यों है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। देखो बच्चों, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में धारणा पक्की कर लेते हैं या पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा।
तो यहाँ से यहाँ तक आपको रूढ़िबद्ध धारणा पता चलना चाहिए। पूर्वाग्रह आपको पता चल गया होगा। पूर्वाग्रह क्या था बच्चों, यहाँ पे आपने पढ़ा था ना पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या था, ये देखो, जब हम किसी के बारे में, कोई एक व्यक्ति के बारे में, किसी के भी बारे में पहले से कोई राय बना लें और उसे अपने दिमाग में बिठा लें तो वो कहलाती है पूर्वाग्रह। और पूर्वाग्रह होती है ज्यादातर नकारात्मक, ठीक है, किसी के बारे में राय बना लेना। लेकिन जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में, यहाँ पे वहां पे किसी एक की बात हो रही है, यहाँ पे क्या सब लोगों की, सब लोगों को हम एक ही छवि में बांध देते हैं। ठीक, किसी धर्म के बारे में बोल दिया कि वो धर्म तो बेकार है, उस धर्म के सारे लोग ऐसे होते हैं, तो वो क्या होगी बच्चों, एक रूढ़िबद्ध धारणा होगी। ठीक, उस तरह के रहने वाले लोग ऐसे होते हैं, ग्रामीण लोग ऐसे होते हैं, शहरी लोग ऐसे होते हैं, गरीब लोग ऐसे होते हैं, अमीर लोग वैसे होते हैं। तो इसमें क्या, सभी लोगों को हमने एक छवि में बांध दिया। तो जब सब लोगों की बात कर रहे हो, आप ग्रुप की बात कर रहे हो, उनके बारे में कोई पक्की धारणा बना ले रहे हो, तो वो कहलाएगी रूढ़िबद्ध धारणा। तो इस तरह की धारणा को क्या कहेंगे बच्चों, रूढ़िबद्ध धारणा। तो कई बार हम किसी खास धर्म को लेके या देश को लेके लिंक होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। ठीक, हर धर्म, हर देश में कंजूस मिल जाएंगे, अपराधी मिल जाएंगे, बेवकूफ भी मिल जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में से हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना सही नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति के रूप में देखने से रोक देती है। अब कोई कहे कि नहीं, ग्रामीण लोग जो होते हैं वो गंवार होते हैं, तो आपने क्या बोला, ग्रामीण लोग अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं। अगर किसी ने ये बोला शहर के बंदे ने, तो उसने क्या पूरे पूरे ग्रामीण समाज के बारे में ऐसा बोल दिया। तो ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसके दिमाग में एक रूढ़िबद्ध धारणा है। लेकिन नहीं, ग्रामीण में एक से एक अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, एक से एक होशियार बंदे होते हैं। अगर उनको जो आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है, अगर उन बच्चों को मिल जाए तो वो बच्चे क्या से क्या नहीं कर सकते। और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी सेट किए हैं, हर एग्जाम को वो पास करते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, हर इंसान को हमें अगर अलग तरीके से देखना है और उसको एक अलग आइडेंटिटी के रूप में देखना है, अलग पहचान के रूप में देखना है, तो आपको रूढ़िबद्ध धारणाओं को खत्म करना पड़ेगा अपने दिमाग से, तभी आप उनके गुणों को देख पाओगे। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणा तो ऐसा ही होता है। रूढ़िबद्ध धारणा में क्या होगा, पूरा पूरा एक ग्रुप को एक उसमें डाल देंगे। ठीक है, जैसा माना जाता था पहले, ये सोचते थे कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। बच्चों, मैं खुद एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ, मैं हवाई जहाजों को यहाँ पे उड़वाता हूँ। मेरे साथ में कितने सारे लोग हैं जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, कितने सारे लोग हैं जो हवाई जहाजों को, पायलट हैं जो हवाई जहाजों को उड़ाती हैं, मैंने उनको उड़ाते हुए देखा है। तो कितना अच्छा फाइन, कितना अच्छा वो पायलट बनती हैं। तो ऐसी बात नहीं, अब तो फाइटर्स भी उड़ा रही हैं लड़कियां। तो पहले ऐसे बोलते थे कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ाते। तो बच्चों, लड़कियां क्या काम नहीं कर रही हैं, अच्छा लड़कियां सारा काम करती हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। तो इन धारणाओं का असर क्या है, हमारे दिमाग में पड़ता है। तो किसी लड़की को आप ये बोलोगे कि लड़की हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, लड़की ये काम नहीं कर सकती, तो वो लड़की क्या है कि उस तरफ जाएगी नहीं, उस तरफ सोचेगी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यार हम तो ऐसा काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसके दिमाग में ये धारणा फिट करती। तो ऐसा करने से होता क्या है कि जो उस बच्ची की काबिलियत है, उन लड़कियों की जो काबिलियत है वो खत्म हो जाती है, वो उस तरफ नहीं जाती। लेकिन ऐसा नहीं, लड़कियों को और लड़कों को सबको मोटिवेट करो, सब काम कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। ठीक है, ऐसे कुछ काम है जिनको हम कर सकते हो, लेकिन लोगों ने बोल दिया नहीं तुझसे नहीं होगा। तो वो क्या है कि इस तरह की जो धारणा है वो क्या करती है, फिर हमको वो काम करने से रोक लेती हैं। तो अपने आप को बच्चों, आपको किसी से कम नहीं आंकना है, आप सब काम कर सकते हो, आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कुछ मुसलमानों के बारे में ये आम रूढ़िबद्ध धारणा है, जैसे कुछ मुसलमान है उनके बारे में धारणा रहती है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। ऐसे बोलते हैं कि वो लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते, पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि स्टडी जो है, अध्ययन ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों में की गरीबी जो है इसका एक कारण है। मुसलमानों में भी क्या है बच्चों, गरीबी है। ठीक है, इस गरीबी की वजह से वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं, इस गरीबी की वजह से। तो कारण गरीबी है, ना कि उनका मुसलमान होना। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मुसलमान जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, लड़कियों को। तो बच्चों, आपको जड़ तक जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं भेज रहे हैं। आप ये पूछो ना कि भेजते नहीं, क्यों नहीं भेजते हैं, तब आपको समझ में आएगा क्यों नहीं भेजते हैं। वो गरीबी है उनका कारण। ये स्टडी से पता चला है, ठीक, अध्ययन में पता चला है। जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए, जैसे सरकार है, सरकार ने क्या है कि सरकार का टारगेट है कि ज्यादातर लोगों को शिक्षित किया जा चुके। तो उसके लिए क्या है कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए फीस दी जा रही है, फ्री फीस दी जा रही है, ड्रेस दी जा रही है, उनको स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति दी जाती है, किताबें फ्री दी जाती हैं, मिड डे मील की सुविधा की गई है। ये सब क्यों सुविधाएं की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक, आकर्षित हों।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। और हमारे देश का जो एक अशिक्षित वर्ग है, बहुत सारे लोग हमारे देश में अभी पढ़े नहीं है, वो क्या है कि जो अशिक्षित लोग हैं वो शिक्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा साक्षरता दर है वो बढ़े। तो जहाँ पे भी सरकार इसको गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करती है, वहां पे भी मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाते हैं। तो जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर अगर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है, सरकारी बस की सुविधा भी बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। तो उसमें 60% से ज्यादा महिला शिक्षक हैं। तो आप देखोगे कि स्कूल में 60% से ज्यादा केरल में शिक्षा महिला शिक्षक हैं। ठीक, तो महिलाएं अगर शिक्षक हैं, मतलब किसी विद्यालय में अगर 60 महिलाएं शिक्षक हैं और 40 लड़के शिक्षक हैं या पुरुष शिक्षक हैं, तो आप देख रहे हो कि ये महिलाएं शिक्षक बनी है, मतलब पढ़ लिख के बनी है, मतलब इन यहाँ पे पढ़ाई का जो औरतों का रेशियो है वो अच्छा है, तभी तो ये शिक्षक बनी है। तो इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। तो अगर आप सुविधाएं प्रोवाइड कराओगे तो बच्चों स्कूल में लड़कियां भी जाएंगी। दूसरे राज्यों में अगर देखा जाए जहां पर ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है। अब चाहे वे मुसलमान हो, देखो गरीबी और अमीरी कभी भी आपकी जाति, धर्म, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान ये सब देख के नहीं आती। गरीबी आती है तब आपका खान पीन और रहन सहन चेंज होता है, लेकिन ये नहीं है कि आपका खान पान ऐसा है, आपका रहन सहन ऐसा है तब आप गरीब हो। नहीं बच्चों, गरीब क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गरीब और गरीब और अमीरी ये क्या है बच्चों, असमानता है। ठीक है, ये विविधता नहीं है, कभी भी इसको आप विविधता मत मानो, ये असमानता है। ये हमारी सरकारों की, ये हमारे सिस्टम की कमी है कि अभी भी हमारे समाज में, हमारे देश में गरीबी और अमीरी की वजह से असमानता व्याप्त है। तो सरकार इसको खत्म करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन अभी भी गरीबी हमारे देश में बहुत है बच्चों, आप जानते ही हैं। चाहे मुसलमान हो, जनजाति हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, अगर उनको सुविधा दी जाएगी तो पढ़ने जाएंगे। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं है, क्या है बच्चों, गरीबी है। तो आपको ये सब समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, असमानता और भेदभाव, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, असमानता और भेदभाव। देखो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। देखो भेदभाव कब होगा, विविधता की वजह से भेदभाव नहीं होता। ठीक, कभी भी याद रखना, विविधता की वजह से भेदभाव नहीं होता। कोई किसी हमसे अलग दिख रहा है इसकी वजह से भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव इसलिए होगा क्योंकि हमने ये दिमाग में इमेज बना रखी है कि वो ऐसा दिख रहा है तो वो ऐसा होगा, तो उस वजह से हम उसके साथ क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। ठीक, तो भेदभाव हमेशा किसकी वजह से होता है, पूर्वाग्रह की वजह से या रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से, जो हम किसी खास धर्म, किसी खास लोगों के बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, उसकी वजह से होता है। और जो कि ज्यादातर क्या होगी बच्चों, नकारात्मक होती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हेडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आप उनके साथ क्या कर रहे हो, भेदभाव। ये सब क्या है, भेदभाव ही तो है। कोई खास नौकरी नहीं करने दे रहे, किसी मोहल्ले में नहीं रहने दे रहे, मंदिरों में नहीं जाने दे रहे, कुएं में हेडपंप से पानी नहीं भरने दे रहे, उनके द्वारा पिए गए चाय के गिलासों में आप पानी नहीं पी रहे, तो ये सब क्या कर रहे हो बच्चों, आप भेदभाव कर रहे हो। और अभी भी भेदभाव समाज में है, बहुत जगह पे अभी भी समाज में भेदभाव व्याप्त है और इसको हमें समाप्त करना है बच्चों। और ये इसको समाप्त करने का एक तरीका है शिक्षा, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर आपको भेदभाव समाज से मिटाना है तो आपको सब वर्गों को शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे को से बहुत भिन्न थे। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था ना, एक समीर 1 जो अखबार बेचने वाला था और समीर 2 जो साइकिल से जाता था, दोनों एक दूसरे से भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म भी अलग अलग था, एक मुस्लिम था, एक मुसलमान था, एक हिंदू था। यह विविधता का एक पहलू। देखो एक दूसरे से अलग दिखना, अलग होना, ये सब विविधता है। धर्म अलग होना ये विविधता है, पर कभी भी ये विविधता की वजह से आप भेदभाव नहीं कर सकते। विविधता कभी भी भेदभाव का कारण नहीं बन सकता। ऐसा तब होता है जो लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को क्या निम्न कोटि का मानते हैं। भेदभाव कब होगा, जब आप किसी के बारे में पूर्वाग्रह बना के बैठे हो, आप किसी के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा बना के बैठे हो कि वो हमसे निम्न कोटि के हैं, तब आप क्या करोगे, वहां पे बच्चों भेदभाव होगा। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। जैसे दोनों समीरों में आपने देखा होगा वहां पे एक अंतर था आर्थिक पृष्ठभूमि। आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब पैसे वाली बात। जैसे समीर 2 जो था वो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, ये तो असमानता है। समीर 2 जो था वो गरीब था, समीर 1 अमीर था। तो ये जो गरीबी और अमीरी है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये कभी विविधता का पहलू नहीं। आपसे कोई पूछे गरीब और अमीर भारत में जो रहते हैं वो विविधता है, नहीं, वो असमानता है।
वो तो हमारी कमी है, हमारी नाकामयाबी है, सरकार की नाकामयाबी है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में इतने गरीब हैं। ठीक है, इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, सरकार की योजना जिम्मेदार है, वो बात अलग है। काम हो रहा है धीरे धीरे, गरीबी भी कम हो रही है, लोग धीरे धीरे रहन सहन अच्छा ही हो रहा है, अच्छा सरकार भी योजनाएं बना रही है, लेकिन फिर भी काफी टाइम लगा है इसमें कि गरीबी और अमीरी का अंतर अभी ज्यादा कम नहीं हो पाया। अभी भी आप देखो कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को खाने पीने और कपड़े और घर की जो मूलभूत जरूरत है उनको पूरा करने के साधन भी उपलब्ध नहीं है। बहुत लोगों के पास अपने खाने कपड़े और घर की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के साधन अभी भी उपलब्ध नहीं है बच्चों, पैसे नहीं होते। इन कारण दफ्तरों स्कूलों में भी उनके साथ क्या है, भेदभाव किया जाता है। इस कारण से उनके साथ में दफ्तरों, अस्पतालों और स्कूलों में भेदभाव किया जाता है। आपने देखा होगा अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां पे क्या है, ऑब्वियस सी बात है पैसे वालों का इलाज होता है, क्योंकि वहाँ पैसा इतना ज्यादा लगता है कि आप वहां जाने का सोच ही नहीं सकते। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे फीस इतनी ज्यादा लगती है कि अमीर गरीब लोग वहां पे जा ही नहीं सकते। तो ये भी क्या एक भेदभाव भी तो है, जिसमें अमीरी के कारण और गरीबी के कारण आपके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको विविधता और असमानता, इन दोनों पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता है। मतलब विविधता की वजह से भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और असमानता की वजह से भी करना पड़ रहा है। एक तो इसका कारण ये है कि वे उस समुदाय के हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। एक तो कारण ये हो गया कि वो उस धर्म से आते हैं या उस समुदाय से आते हैं जिसकी संस्कृति को लोग क्या है कि ज्यादा अच्छा नहीं मानते। ऊपर से वे गरीब हैं, तो गरीब हो गए तो वैसे ही उनके साथ में असमानता हो गई। तो ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग हैं, कई धार्मिक समूह हैं और खास क्षेत्र के लोगों को करना ही पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब देखो भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। देखो आजीविका क्या होती है बच्चों, अपना मतलब एक तरह से होता है कि आजीविका होती है जिसके जरिए हमको पैसा मतलब मिलता है, या फिर आजीविका हो गया कि अपने जीवन की जो आवश्यक चीजें हैं उनकी पूर्ति करना। तो उसके लिए भी लोगों को क्या अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, जैसे पढ़ाना हुआ, बर्तन बनाना हुआ, मछली पकड़ना हुआ, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई, ये सब काम करते हैं लोग, अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं और जिसको जो काम आता है वो करता है। लेकिन ये सब कर क्यों रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है अपनी आजीविका चलाने के लिए। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे समाज में कुछ कामों को बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे मान लो कि सफाई करना हुआ, कपड़े धोना हुआ, बाल काटना हुआ, कचरा उठाना हुआ। इन कामों को हमारे समाज में कम महत्व का माना जाता है। ये समाज में बोलते हैं कि ये काम इतने महत्व नहीं है। ठीक है, इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा माना जाता है और अपवित्र माना जाता है। यह भी जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। ये भी एक जाति व्यवस्था का क्या है, महत्वपूर्ण पहलू है कि कुछ कामों को क्या है, छोटा माना जाता है और कुछ कामों को बड़ा माना जाता है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। देखो जाति व्यवस्था में आप जानते हैं, आपको मैंने इतिहास वाले चैप्टर में वर्ण व्यवस्था पढ़ाया है और वो वाला वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपको। पूरा मैंने हिस्ट्री के वीडियोज बना लिए हैं बच्चों, आपके पास में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इसके सोशल स्ट्रेटजी के सारे वीडियो एक एक करके अपलोड हो जाएंगे, आप चिंता मत करना। देखो बच्चों, लेकिन एक साथ अपलोड करूंगा तो आपको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ कि आप पढ़ते जाएं और आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती जाएं। ठीक है बच्चों, होता है ना कि एक साथ में बस कुछ दे दिया खाने को और फिर अपच हो गई, तो वो वाली चीज़ें नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है। बाकी आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, आपको कुछ और सब्जेक्ट पढ़नी हो, कुछ और भी आपका कोई प्रॉब्लम हो कि इसको अच्छे से समझाइए, तो मैं बच्चों वो कर दूंगा। आपको कोई स्पेसिफिक कोई चैप्टर हो जो समझ में नहीं आया हो, आप बस मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो पढ़ा दूंगा। देखो, तो मैं जाति व्यवस्था बता रहा था। देखो जाति व्यवस्था में भी ऐसा रखा गया है कि किसी जाति को बहुत ऊपर रखा गया है, जैसे सीढ़ियां होती है ना, एक के ऊपर एक सीढ़ियां जैसे, तो ऊपर वाली सीढ़ी में कुछ उच्च जातियों को रखा गया है, उनके नीचे फिर कुछ और जाति, फिर नीचे, फिर सबसे नीचे कुछ निम्न जाति, फिर अछूत आते हैं। तो इस तरह से जाति व्यवस्था बनाई हुई है बच्चों, जिसमें उन्होंने, आपने देखा होगा इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा गया कुछ जातियों को, कुछ को नीचे रखा गया। उन्होंने अपनी जाति को उच्च कहा है और उत्कृष्ट कहा है, यानी कि जो सबसे ऊपर आ गई उच्च जाति को क्या कहा गया, उच्च जाति, हायर कास्ट भी बोलते हैं, और जो नीचे आ गई, नीचे तले में आ गई, उनको बोलते हैं निम्न श्रेणी की जाति, यानी कि निचली जाति, या फिर उनको भी अछूत भी बोल देते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों को कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने तक की इजाजत नहीं होती। ऐसे तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को, तो उन जातियों को अछूत कहा गया है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे, इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता था। तो आपको पता है कि कुछ लोगों को नीचे क्या बोला गया था, अछूत बोला गया था। अछूत कौन लोग थे, अछूत लोगों का काम था कि जो गाँव में से एक तो कचरा उठाने का, दूसरा काम था कि जो गाँव में जो जानवर मर जाते थे उनको जानवरों को गाँव से हटाने का, वो काम करते थे अछूत। और इनको ये काम फिक्स था और इसके अलावा ये और कोई काम नहीं कर सकते थे, और इनको गाँव में घुसने की भी परमिशन नहीं थी, इनको गाँव में एक अलग एरिया में रहना पड़ता था और लोग इनको सूते भी नहीं थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, अछूत बोला जाता था।
इसी को तो छुआछूत का वो बोलते थे। इस प्रथा का अभी खत्म हो गया है बच्चों। ये अभी छुआछूत का वो करना, ये छुआछूत करना ये क्या है बच्चों, कानून अपराध है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो किसी के साथ हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये ऊंची जाति के लोग, उनको घर में घुसने नहीं देते थे, गाँव में गाँव के कुएं से पानी नहीं लेने देते थे, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। आपने देखा बच्चों कि उनकी जो बच्चों की जो जाति होती थी वो उनके साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते दूसरे बच्चों की जाति के साथ। तो ये तरह से ये क्या है बच्चों, ये भेदभाव ही तो है हमारे समाज में। ये क्या है, भेदभाव है, ठीक है, जो वर्षों से चला आ रहा है। जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ में, ठीक। इसका उन्मूलन करना है सरकार को, लेकिन धीरे धीरे होगा इन चीजों का। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं और एवं भेदभाव में क्या अंतर है? देखो बच्चों, रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से भेदभाव होता है, ठीक है। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? तो आपको पता ही है कि उसमें व्यक्ति को क्या होता होगा, दुख होता होगा, ठीक है। उसको असमानता की फीलिंग आती होगी, भेदभाव की फीलिंग आती होगी, उसको क्या होगा, गुस्सा भी आता होगा कभी कभी। तो ये सब क्या है कि उन बच्चों को फील होता है जिनके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। अगले प्रश्न पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद मिले करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। तो अभी हम पढ़ेंगे बच्चों कि कैसे एक महान हस्ती थी जिसका नाम आपने भी सुना होगा, उनके साथ भी भेदभाव हुआ था जाति के आधार पर। भारत के एक महान नेता हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको संविधान का जनक भी बोला जाता है। इन्होंने हमें हमारे संविधान को लिखा था। ये बहुत ही माइंडेड, बहुत ही ब्रिलियंट वो थे, एक तरह से आप व्यक्ति बोल सकते हो। इनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था। इन्होंने क्या दलित जाति थे ये, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। इनके साथ भी बहुत भेदभाव हुआ था। इन्होंने भेदभाव पे भी बहुत कुछ लिखा है। जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में इन्होंने लिखा है। ये अनुभव उनको 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे। यानी जब ये 9 साल के थे तब इनके साथ जो भेदभाव हुआ तब इसका अनुभव उन्हें हुआ। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। तो इनके पिताजी जो थे वो महाराष्ट्र में कोरेगांव जगह है वहां पे थे। तो ये कोरेगांव में मिलने अपने पिताजी से गए, ठीक है, अपने भाइयों के साथ में। इनके पिताजी कहीं काम करते हैं, उनके साथ मिलने गए। तो बड़ी देर हमने इंतजार किया। अब इन्होंने अपनी जो लिखा है उसके वो पढ़ के देखते हैं बच्चों, इन्होंने क्या लिखा है। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया, स्टेशन पर लेने इनको कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। तो मतलब ये बच्चे थे, ये अपने पिताजी से मिलने गए कोरेगांव में, ठीक है, 1901 में, जब ये 9 साल के थे। तो इन्होंने स्टेशन पे बहुत देर इंतजार किया। इनके पिताजी ने किसी को भेजा नहीं लेने के लिए, तो ये बैठे रहे, इंतजार करते रहे। 1 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। तो स्टेशन मास्टर जो था वो इनको पूछने आया रेलवे स्टेशन पे। तो उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे। तो इन बच्चों से उन्होंने टिकट मांगे तो उन्होंने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं। तो स्टेशन मास्टर ने इनसे पूछा कि बच्चों तुम यहाँ क्यों रुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं है पहुंचा अभी तक, ठीक है। और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, देखो इन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तो स्टेशन मास्टर ने भी आकर इनसे पूछा कि क्या बात है बच्चों। तो अब देखो इन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो लोग इनसे, स्टेशन मास्टर अच्छा व्यवहार कर रहा है, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कपड़ों और बोली से कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। लेकिन ये बच्चे किसके थे बच्चों, अछूतों के, जिनके बारे में मैंने बताया ना, जो कुछ कैसा काम करते थे। तो ये अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा हुआ कि ये ब्राह्मण बच्चे हैं और भी हमारी मुश्किल को देखकर बड़ा परेशान हुआ स्टेशन मास्टर, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन है। तो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि हम कौन है भाई। तो बिना एक पल सोचे भी जो भीमराव अम्बेडकर थे उनके मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। कौन है बच्चों, महार। उन्होंने अपनी जाति बताई। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। ये जो महार थे, ये जो संप्रदाय था या समुदाय था, इसको क्या बोलते थे बच्चों, वहां पर अछूत मानते थे। तो उनको एकदम से धक्का लगा स्टेशन मास्टर को, वे भौंचक के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। तो चेहरा बना लिया उन्होंने अचानक स्टेशन मास्टर ने। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा ईर्ष्या, घृणा मतलब नफरत सी हो गई उनके, उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और वो वहां पे तुरंत अपने कमरा में चला गया और वो वहीं पे खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिपसा गया, शाम हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। पिताजी नहीं आए थे, ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था। अब हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो बच्चों उनके साथ जो खुशी थी कि अपने पापा जी से मिलने आ रहे हैं, नौकर आएंगे, लेने आएंगे, हम ऐसे जाएंगे, तो वो शुरू में जो खुशी होती है, आपने भी कहीं जाते हो खुशी होती है, तो वो धीरे धीरे इन बच्चों के चेहरे पे से समाप्त हो गए और उदासी आ गई। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आया और पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो स्टेशन मास्टर फिर से आया और बोला कि भाई बच्चों तुम क्या करना चाहते हो। तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे।
उन्होंने कहा यार हमको कोई लेने तो आया नहीं है, लेकिन हमें कोरेगांव पता नहीं कैसे जाते हैं, अगर कोई बैलगाड़ी किराए पे मिल जाती तो हम कोरेगांव चले जाते। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम जल्दी अभी तुरंत ही निकल जाएंगे क्योंकि शाम होने वाली है। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, तो बैलगाड़ियाँ वहाँ पे थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका जो है पता सबको चल गया था। कोई भी जो गाड़ीवान था, जो बैलगाड़ी वाले थे, वो अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता। तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भेदभाव भी तो हो रहा है कि वो उनको अछूत मान के उनको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाना चाहते, जबकि वो किराया देने को तैयार है। ये बोल रहा है कि हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, तब भी लोग हमें अपनी गाड़ी में नहीं बिठाना चाहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि अगर ये लोग हमारी गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि ये अछूत जाति के हैं, तो हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी और हम क्या है कि गंदे हो जाएंगे और नीचे हो जाएंगे। पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ये अब देखिए स्रोत है, बी आर अम्बेडकर ने लिखा है, राइटिंग एंड स्पीचेज खंड 12, संपादन बसंत मूल में, बंबई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। ये देखिए उन्होंने खुद लिखा है अपना एक। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों ये एक्चुअली भीमराव अम्बेडकर ने तो चलो लिख दिया, उनको पता चल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भीमराव अम्बेडकर के साथ ही हुआ। ऐसा आज के टाइम पे भी बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है। अभी भी उनको छुआछूत का सामना करना पड़ता है, अभी भी उनको जाति प्रथा से, जो जाति व्यवस्था है उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। और स्पेशली गाँव में, शहरों में, हर जगह जनरली ये होता ही है, अभी भी इस तरह का समाप्ति नहीं हुई। तो इसको अगर समाप्त करना है आपको, छुआछूत, जाति प्रथा, ये सब, तो आपको क्या है बच्चों, शिक्षित होना पड़ेगा, आपको समाज में एक स्थान बनाना पड़ेगा। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अछूत जाति के थे। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया, भेदभाव कैसे किया कि उनको अपनी गाड़ियों में नहीं बिठाया। ठीक है, उनको उन्होंने समझा कि अछूत जाति के हैं, अगर इनको गाड़ी में बिठाएंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी बच्चों, गंदी हो जाएगी, या हम नीचे हो जाएंगे। ये भेदभाव भी तो था। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों उनको दुख हुआ होगा कि इन्होंने अभी तक जो हमसे अच्छे से बात कर रहे थे, अचानक मेरी महार जाति के बारे में सुन के इन्होंने हमसे बात करना भी बंद कर दिया अच्छे से, और हमको वो नहीं कर रहे हैं। अगर अम्बेडकर वहाँ पे उच्च जाति के होते तो आपको क्या लगता है कि वो उनके साथ फिर भी ऐसा व्यवहार होता है? नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चों क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ? तो क्या आपको कभी ऐसे पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? तो अभी आप ये सब कहानी पढ़ के आपको पता चला होगा पूर्वाग्रह क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणा क्यों होती है, क्यों लोग किसी के साथ भेदभाव करते हैं। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी होंगी। देखो बच्चे, थोड़ा सा अम्बेडकर जी के बारे में लिखा था, ये भी पढ़ लेते हैं। देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 में जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई। तो संविधान के, भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो महार जाति के लोग होते थे। वे खुद करते थे, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी महार जाति के लोगों को। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड गए और उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। और दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए भी उन्होंने प्रयास किए जा रहे थे। उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। देखो, हिंदू धर्म में मैं ये नहीं करा कि ये कमी है, जो अपने अपने धर्म के सब अपने अपने तरीके होते हैं रहन सहन के। ठीक है, हर धर्म में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो मैं किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन बच्चों देखो, जब अम्बेडकर थे वो हिंदू धर्म में थे, महार जाति से थे, जाति व्यवस्था थी हिंदू धर्म में, अभी भी है। तो वो अपनी जाति से, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था, वो इससे इस तरह से परेशान हो गए थे, इस तरह से दुखी हो गए थे कि वो चाहते थे कि अपना धर्म परिवर्तन कर लें और ऐसा धर्म अपनाएं जिसमें सभी लोगों को समान रूप से देखा जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया बच्चों, आगे चल के बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए, ऐसा समाज बनाने की तरफ जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया था बच्चों, ये पूरा पढ़ लिया यहां तक हमने। अब देखो यहाँ पे कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक ही जगह से दूसरी जगह ना जाने दिया जाए। मतलब जैसे आप देख रहे हो, महार जाति के लोगों को घर से मतलब एक गांव के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, गांव से बाहर काम नहीं कर सकते। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा।
अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना कर दें, आपको पानी ना पीने दें, ये छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते हैं। मतलब ये बच्चे देखो, आप पैसा दे पा रहे हैं, लेकिन ये एक सिंपल एक जगह से इनको दूसरी जगह जाना है, वो सुविधा भी इनको नहीं दे रहे थे लोग। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया कि नहीं किया? आप बताओ, इनके साथ भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणा की वजह से हुआ कि नहीं हुआ था? इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। सही बात है बच्चों, यानी उनके साथ भेदभाव तो होता ही है, कई गतिविधि कई काम तो वो कर ही नहीं पाते, गांव से बाहर जाना, ये करना, मंदिरों में जाना, पानी पीना, हैंडपंप पे, ये सब। साथ के साथ उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलता जो दूसरों को मिलता है। अभी पढ़ते हैं, देखो, समानता के लिए संघर्ष। अभी चैप्टर की समाप्ति होने वाला है थोड़ी देर में। समानता के लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष, नाम में क्या है? असमानता का उल्टा समानता। समानता के लिए क्या संघर्ष था? ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। देखो, हमारे देश में आपको पता ही है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। और स्पेशली देखा जाए तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय अंग्रेजी सत्ता एक तरह से भारत में अपना शासन स्थापित कर चुकी थी। और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद तो पूरी तरह से उन्होंने स्थापित कर ही दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो ही गया था। और ये कम से कम 1947, यानी आप देखोगे 190 या 200 साल बोल देते हैं, लगभग 200 साल तक इन लोगों ने हमारे देश पे क्या किया? शासन किया, एक लंबा शासन किया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इनसे आजादी पाने के लिए हमारे साथ बहुत बड़ा स्वतंत्र संघर्ष है। आप पढ़ोगे आने वाली क्लासेज में इतिहास में कि कितना बड़ा स्वतंत्र संघर्ष किया गया था। 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद फिर स्वतंत्र संघर्ष के लिए लड़ाइयां लड़ी गई, बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए। तो ये जो ब्रिटिश शासन जो था, उससे आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें भी समानता के लिए, व्यवहार के लिए संघर्ष किया गया था, समानता के लिए। क्योंकि देखो, ब्रिटिश सरकार से जो लड़े थे, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया था, उसमें ये नहीं था कि कोई विशेष धर्म, विशेष जाति या विशेष लोगों ने आंदोलन किए थे, उसमें सब लोग शामिल थे, गरीब, अमीर, दलित, सारे जनजाति, किसान, सब लोगों ने आंदोलन किए थे। और सब लोग ये था चाहते थे कि उनको ब्रिटिश शासन से आजादी मिले और जो हमारा भारत देश आजाद हो, उसमें सबको बराबरी का हक मिले। तो दलितों हुए बच्चों, औरत हुए, जातीय जनजातीय लोग हुए, जनजातीय लोग किसको बोलते हैं? जो ट्राइब्स होती हैं, ठीक है। और किसान, उन्होंने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया बच्चों? लड़ाई लड़ी। उन्होंने लड़ाई लड़ी इसके खिलाफ में। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, उन्हें भी वह अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ब्याज की दर से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। देख रहे हो आपने, महिलाओं ने शिक्षा के लिए अधिकार संघर्ष किया, दलितों ने मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए, बराबरी का हक पाने के लिए संघर्ष किया। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याजों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। तो संघर्ष सभी वर्गों में हुए, सभी वर्गों ने संघर्ष किए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। तो जब भारत देश आजाद हुआ, तब जो हमारे नेता थे उस टाइम के, उन लोगों ने ये देखा कि हमारे समाज में बहुत तरह की असमानता है। तो उन्होंने जब संविधान लिखा, हमारे देश का जब संविधान लिखा गया, तो उसको उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा और लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता। तो उन सब लोगों को पता था कि कैसे कैसे भेदभाव है। लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया और उनको ये भी पता था कि ये जो आज़ादी मिली है, इन सब लोगों के संघर्ष की वजह से मिली है। तो इन लोगों के हितों का भी हमें ध्यान रखना है। कई नेता उन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय रूप में जोड़ती है। तो आप जानते भी हैं, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें समानता का अधिकार भी है और हमारा संविधान सभी को एक समान मानता है। किसी के साथ में किसी भी खास धर्म, विशेष जाति, रहन सहन, खाना पीना, किसी के हिसाब से, तो किसी भी जाति के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान की नजर में सभी एक हैं। तो इसी के लिए तो लोगों ने संघर्ष किया था बच्चों, तो उनको वो एक मौलिक अधिकार के रूप में ये मिला। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। तो आपको पता ही है, छुआछूत को अभी अपराध की तरह देखा जाता है। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं, बिल्कुल आजाद हैं, कहीं जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीबों और मुख्य धारा से जो अलग थलग पड़ गए समुदाय हैं, उनको इस समानता के अधिकार के फायदा डलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। तो क्या विशेष कदम उठाए गए बच्चों? आरक्षण।
जैसे कुछ समुदाय हैं, कुछ जाति हैं, कुछ गरीब हैं जो कि इस मुख्य धारा से हमारे से अलग हट गए हैं, तो उनको इस मुख्य धारा में लाने के लिए उनको विशेष कदम उठाए जाएं उस समानता का अधिकार का फायदा उठाने के लिए। तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? तो बहुत सारे समुदाय होते हैं जिनके साथ में भेदभाव किया जाता है। ठीक है बच्चों। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। संविधान के जो लेखक थे उन्होंने ये भी कहा कि जो विविधता की जो इज्जत करो, विविधता जो है हमारे देश की खास बात है, वो जो खासियत है कि हमारे देश में बहुत विविधता है और आपको पता है विविधता क्या है, उसे हमें मूल्यवान मानना चाहिए और समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि विविधता सब है लेकिन सब लोगों को फिर भी हमें एक मानना चाहिए, सबको समान अधिकार देने चाहिए। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्त करना मतलब बात बोलने की, अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए। आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी आप अपनी भाषा बोल सकते हो, कोई भी त्योहार मना सकते हो और अपने आप को खुले रूप से आप अभिव्यक्त कर सकते हो। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि आप कोई भी भाषा को सब पे थोप नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि आपको ये भाषा सीखनी है, ठीक है। आप कोई भी धर्म को सब पे नहीं थोप सकते कि आपको यही धर्म अपनाना है, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म खराब है। नहीं, सारे धर्म, सारे भाषा, सारे त्योहार, सबको अपने अपने धर्म, त्योहार, भाषा मनाने का अधिकार है। तभी तो लोग अपने आप को समान मान पाएंगे, नहीं तो फिर से दोबारा से वही होगा, फूट पड़ेगी, विद्रोह होंगे, लोग अपने आप को अलग अलग राज्य की, अलग अलग देश की मांग करने लग जाएंगे। नहीं, हमारा धर्म अलग है, हमारे लिए अलग देश। तो इस विविधता को लोगों ने संजो के रखा है। संविधान के निर्माताओं ने इस विविधता को भी एक बहुत अच्छा हथियार माना है और इसको एक समानता के सूत्र में पिरोया है, ठीक है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए हमारे भारत देश का कोई धर्म नहीं है। हमारा भारत कैसा देश है बच्चों? धर्मनिरपेक्ष। हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की बच्चों क्या करते हैं, हम इज्जत करते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। तो ये बात तो खैर ये कटु सत्य है बच्चों कि असमानता आज भी हमारे देश में मौजूद है, भेदभाव हमारे देश में आज भी होता है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें संघर्ष करते रहना है। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो अगर हमारे ये जो समानता का मूल्य है, जो अगर हम जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, सच्चाई बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए लोगों को संघर्ष भी करना पड़ता है, आंदोलन भी करने पड़ते हैं और सरकार भी समय समय पर कदम उठाती है जिससे कि समानता का मूल्य जो है हमारे संविधान में जैसे लिखा गया है वैसे हमारे समाज में जीवित रहे। ये तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का है कि हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। खुद को आत्मर्पित किया है। और कब संविधान बना कर रेडी हुआ था बच्चों? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949, ठीक है। निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा सकती है? इनको मेल कराना है बच्चों। तो आप मेल तो बहुत आसानी से करा सकते हो। देखो, दो डॉक्टर खाने बैठे थे। तो आपको चैप्टर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में बहुत एक्सप्लेन किया है, आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके कंसेप्ट भी थोड़े थोड़े क्लियर हो रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे की क्लास में बढ़ते जाएंगे आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी बच्चों। दो डॉक्टर खाने बैठे थे, उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके अपनी बेटी से बात की। तो इसको इससे मिला दूं, अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर पुरस्कार लेने के लिए एक पहिया वाली कुर्सी पर गया। ये इसके मिल जाएगा, सही है बच्चे। संसार के सबसे तेज धावकों में से एक दमा का पुराना मरीज है। वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। तो ये मिलान कर दिए तो सिंपल थे। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, ऐसा लोग बोलते भी हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है?
आप बताओ बच्चों, लड़कियां जो है आप सोच के देखना कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, ये धारणा ही तो बनी हुई है। क्या लड़कियां बोझ हैं? नहीं, आजकल देखो लड़कियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र का मतलब है कि आपका बिजनेस ले लीजिए, जॉब ले लीजिए, आपकी सरकारी नौकरियां ले लीजिए, खेल ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आ जाइए आप, लड़कियां अच्छा कर रही हैं। लेकिन लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, ऐसा कर करके क्या है कि लड़कियों के जीवन को ये चीज़ें प्रभावित करती हैं, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं प्रभावित करती हैं। आपको पता ही है कि वो अपनी जो काबिलियत है उसको दबा लेती हैं। उनको ना उनको ये लगता है कि हमें दूसरे घर जाना है तो वो पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पाती, अपने घर वालों के बारे में सोचती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे। ये आपको पता ही है, इसके बारे में आप आंसर लिखिएगा, सोचिएगा। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता जरूरी है? तो भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? यही कहता है कि किसी के साथ में धर्म, रहन सहन, खान पीन, ये सब विशेष समुदाय, इसके हिसाब से किसी के साथ में भाषा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान किया माना जाएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाएगी सबको। आपको ये क्यों लगता है बच्चों कि हम सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? देखो, समानता जरूरी होगी तभी आप भेदभाव को खत्म कर पाओगे, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। और समानता सबका हक भी है, ठीक। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि वो इस परिस्थिति में क्या कहेंगे, ठीक। तो ये कुछ परिस्थितियां, जैसे कोई गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चढ़ा रहा है। कोई एक बच्चा गरीब है, वो आपका सहपाठी है, उसको आपका दोस्त चढ़ा रहा है, तो आप अपने दोस्त को क्या करोगे? वहां पे डांटोगे, रोकोगे? नहीं, ये गरीब है, इसमें इसका दोष नहीं है, इसको आप नहीं चला सकते, ये हमारी तरह है, हम इसको भी समानता का व्यवहार है, इसके साथ हमें भी अपने जैसा व्यवहार करना है। तो ये आपको करना है। वहां पे आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं, उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह ग्रस्त टिप्पणी कर रहा है। कोई आपके घर का सदस्य है, वो एक टिप्पणी करता है कोई खास धर्म पे, तो आपको बोलना है कि नहीं, आप ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते, हमारे देश में सभी धर्म समान है और आपको ऐसे पूर्वाग्रह नहीं रखना है। आप जो भी बोल रहे हो उसका लॉजिक बताइए कि क्यों बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप पूर्वाग्रह की वजह से आप ऐसा नहीं बोल सकते, या रूढ़िबद्ध धारणा की वजह से आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आप विशेष धर्म के बारे में बोल रहे हो, आप विशेष जाति के बारे में बोल रहे हो, आप पूरे सारे समुदाय को आप वहां पे क्या कर रहे हो बच्चों? पॉइंट आउट कर रहे हो। तो ऐसे नहीं बोलना है। आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं गंदी है। आपके बच्चा कक्षा के बच्चे हैं, वो एक लड़की के साथ खाना खाने से मना कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ये गंदी होने की वजह से उसके साथ भेदभाव हो रहा है। तो आप क्या करिए, उस लड़की के साथ बैठ के आप खाना खाइए, अपने आप लोग खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये क्या रूढ़िबद्ध धारणा है ना लोगों के मन में, वो खत्म हो जाएगी। किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए आपको कोई चुटकुला सुना रहा है, कोई एक समुदाय का नाम लेके बोल रहा है कि यार वो चुटकुला सुना रहा है, तो आपको बोलना है नहीं, आप मजाक में किसी विशेष समुदाय के बारे में नहीं बोल सकते, इस तरह से नहीं टिप्पणियां करनी चाहिए, ठीक है। लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती, तो आपको लड़कों को रोकना है कि नहीं, लड़कियां भी हमारी तरह सारे काम कर सकती हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। पीवी सिंधु है, और जो असम की जो थी हिमा दास, देखिए दौड़ने में कितना वो खेल रही हैं, बहुत सारे खेलों में लड़कियां खेल रही हैं बच्चों। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि लड़कियां नहीं खेल सकती, लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे गेम खेलती हैं। तो देखो बच्चों, सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, पूर्वाग्रह नहीं रखनी है, रूढ़िबद्ध धारणा को खत्म करना है, लोगों को रोकना है और टोकना है। तो ये बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी का विविधता वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाले जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा। और इसी तरह हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।